हेलो दोस्तों। मैं शेखर शर्मा आपके अपने YouTube चैनल रेनबो क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि टॉप 20 सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको एसएससी के टॉप 20 प्रश्न करा रहा हूं, जिसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके पूरे मैथ का रिवीजन होता रहता है। अब कुछ समय की बात है, उसके बाद हम जीके की भी टॉप 20 की सीरीज के लेके आएंगे और उसके बाद करंट अफेयर्स की एक क्लास चलेगी, तो वो आगे की बात है। अभी देखेंगे पहला प्रश्न। देखो, प्रश्न वही है जो एग्जाम में आए हैं। अगर जरूरत हो कि किसी एग्जाम में आया है तो मैं आगे से डेट और लिख दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन तो खुद से ही करने होते हैं। अब देखो, जैसे कि पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, ये कह रहा है दो संख्या हैं जिनका अनुपात 4:7 है, जिनका एचसीएफ आपको दिया है कितना, एचसीएफ 26 है। आपसे पूछा है संख्याओं का योग क्या है। अब जरूरी नहीं है कि वो आपसे संख्या ये पूछे कि संख्याओं का योग क्या है। आपसे ये पूछ सकता है कि संख्या क्या है और संख्याओं का एलसीएम क्या है, क्योंकि यहां से ऐसा प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया था, जब आपसे पूछा गया था कि एचसीएफ दिया था, संख्याओं का अनुपात दिया था, आपसे एलसीएम पूछा था आपसे। देखो, जैसे कि पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है। तो आप ये मान लें कि दो संख्याएं ए और बी, दो संख्या है ए और बी, जिनका अनुपात कितना है 4:7, 4:7 है। आपसे कह रहा है कि यदि इनका एचसीएफ कितना हो, यदि इनका एचसीएफ 26 हो, तो आपसे पूछ रहा है इन संख्याओं का योग क्या है। देखो देखो, यहां से जब भी आपसे पूछ लें कि इन संख्याओं का योग क्या है, तो आप एक बात याद रखेंगे कि जब योग पूछा गया तो जो इनका एचसीएफ है वो तो ऐसे ही रहेगा, और जो इनका अनुपात है उसका योग कर देना है। तो आप कहेंगे 26 गुणा 7 और 4 11, 26 की गुणा 11 में करेंगे 260, तो एक हो गए, और 260 प्लस भी जब गुणा कर रहे हैं तो ये बन गया 286। 286 कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए आ गया, जो क्या है आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया है, जो क्या है आपका आंसर है। देखो, यहां से और क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। यहां से आपसे ये पूछा जा सकता है कि इन संख्याओं का अंतर क्या होगा। देखो, अंतर में क्या है कि बी संख्या बड़ी है, और मैं इसे यहां से ये लिख दे रहा हूं बी-ए। अगर अंतर पूछा जाए तो देखिए, याद रखना कि एचसीएफ तो कॉमन ही चलता है। 7 में से 4 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 3। तो इन संख्याओं का अंतर कितना होगा, 26 गुणा 3 कितना, 78। 26 गुणा 3 कितना आ जाएगा, 78। अगर मैं आपसे कहूं इसी प्रश्न में इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप बनता है यहां से कि इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। संख्याओं का अनुपात देता है, एचसीएफ देता है, और आपसे एलसीएम पूछ लेता है। तो आप यहां एक बात याद रखेंगे, जब भी आपसे एलसीएम पूछे तो संख्याओं के अनुपात की गुणा आपको एचसीएफ में कर देनी है। संख्याओं के अनुपात की गुणा आपको एचसीएफ में कर देनी है। तो आप ये कहेंगे 7×4 = 28 गुणा 26, 28 गुणा 26। और देखो, जब भी कैलकुलेशन वाली एक वीडियो अलग से बना देंगे, यहाँ एक बात बताता हूं कि जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए कि दो के अंतर पर संख्या लिखी हो और आपको उनकी गुणा करनी हो, दो के अंतर पर संख्या लिखी हो और आपको उनकी गुणा करनी हो, तो क्या करना है, बीच वाली संख्या देखनी है। भाई 28-26 के बीच में संख्या 27 होगी, 27 का वर्ग होता है 729, एक घटा के लिख दो, 728 आ गया, इसका आंसर है। 728 आ गया, जो क्या है आपका आंसर है। कैलकुलेशन के लिए देखो, मैं एक दो प्रश्न आपके लिए और लेके चलता हूं, जब कैलकुलेशन से आपको प्रश्न करने हो। जैसे कि देखो, कैलकुलेशन है स्पेशल यहां। आप एक बात देखेंगे, जैसे आपको गुणा करनी हो 23 गुणा 21, संख्या कितने के अंतर पे है, दो के अंतर पे। जैसे आपको गुणा करनी हो 72 गुणा 70, यहां तो करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तो इसे भी छोड़ते हैं, 72 गुणा 70, क्योंकि एक संख्या जीरो बन गई। जैसे मुझे गुणा करनी हो 49 गुणा 51, जैसे मुझे गुणा करनी हो 89 गुणा 91, जैसे मुझे गुणा करनी हो 27 गुणा 29,
जैसे मुझे गुणा करनी हो 31 गुणा 33। देखो कहने का मतलब यह है कि जहां अंतर 2 हो, जहां इन संख्याओं में अंतर 2 हो, भाई यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, और इन संख्याओं में भी अंतर 2 का है, और इन संख्याओं में भी अंतर 2 का है। जहां अंतर 2 का हो और आपको गुणा करनी हो तो करना क्या है, आपको ये देखना है कि इनके बीच में कौन सी संख्या छूटी है। भाई 23 और 21 के बीच में जो संख्या छूटी है वो छूटी है 22। तो 22 का वर्ग करो, 22 का वर्ग रहता है 484। आपको क्या करना है, एक घटा के लिख देना है, इनकी गुणा आएगी 483, इनकी गुणा आएगी 483। देखो इन दोनों के बीच में संख्या बनती है 50, 50 का वर्ग बनता है 2500। आपको क्या करना है, एक घटा के लिख देना है, इनकी गुणा आएगी 2499। जैसे इन दोनों के बीच में संख्या बनती है 90, 90 का वर्ग करेंगे कितना, 8100। आपको क्या करना है, घटा के लिख देना है एक, हमेशा घटाना एक ही है। अगर हम घटा के लिखेंगे तो आ जाएगा कितना, 8099। जैसे दोनों के बीच में संख्या बनेगी 28, 28 का वर्ग है 784। आपको क्या करना है, एक घटा के लिख देना है 783, इनकी गुणा जो आएगी वो 783 होगी। इन दोनों के बीच में संख्या बनती है 32, 32 का वर्ग बना है 1024। अब आप एक घटा के लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 1023। तो देखो ये तो थी कैलकुलेशन, इस पे थोड़ा सा काम आपको करना है। उसके बाद यहां से आप ये जो मैं आपको कैलकुलेशन यहां से समझा रहा हूं, ये कैलकुलेशन बिल्कुल मौखिक होने लग जाएगी, और ये पेपर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर पेपर में आते हैं, आपको पता नहीं चलता, पर ये संख्या आती है जहां कैलकुलेशन में 2 के अंतर पे आपको गुणा करनी हो। बस आपको करना कुछ नहीं है, दोनों के अंतर में जो बीच वाली संख्या छूट गई है उसका वर्ग करना है, एक घटा के लिख देना, यही आपका गुणनफल होगा उन संख्याओं का। देखो अगला प्रश्न देखेंगे, दूसरा प्रश्न ये कह रहा है ए 4 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ सकता है, बी उतनी ही दूरी, ये यहां से गलत लिख गया है, बी उतनी ही दूरी 4 मिनट 10 सेकंड में तय करता है, तो 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को कितनी दूरी से हरा देगा। तो 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को कितनी दूरी से हरा देगा। मुझे एक बार बताओ कि अब दूरी तो 1 किलोमीटर ही है दोनों के द्वारा तय की जाने वाली, 1 किलोमीटर को मैं 1000 मीटर लिख सकता हूं ना। अब एक बार बताओ कि वो तो 4 मिनट में पहुंच जाता है और वो 4 मिनट 10 सेकंड में पहुंच जाता है, तो मैं कह सकता हूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट 10 सेकंड से हार गया होगा वो। और अगर वो 10 सेकंड से हारा है तो मुझे एक बात यहां से क्लियर होनी चाहिए कि जो व्यक्ति 1000 मीटर की दूरी 4 मिनट का मतलब है 6 चौक 24 यानी कि 240 सेकंड, तो 240 सेकंड तो ये 240 सेकंड ये प्लस 10 सेकंड ये, इसका मतलब क्या है कि 1000 मीटर को तय करेगा कितने समय में, तो आप ये कह सकते हैं 250 सेकंड में। अब ये हारा कितने समय से है, तो उसने 10 सेकंड बाद में दूरी तय करी है। देखो यहां ये 4 मिनट में तय करता है, ये 4 मिनट 10 सेकंड में तय करता है, इसका मतलब 10 सेकंड ज्यादा लग रही है, तो आप ये तो कहेंगे भाई वो पीछे रह गया होगा। भाई जितने समय में अगला व्यक्ति यहां पहुंच गया है, जो ए है, जब ए यहां होगा तो बी यहां होगा, बी इस दूरी को 10 सेकंड में कवर कर लेगा। भाई बी इस दूरी को 10 सेकंड में कवर करेगा, तो मुझे क्या करना है, बी की चाल निकालनी है। बी 1000 मीटर जाता है 250 सेकंड में, तो बी की चाल कितनी आ गई, तो 25 चौका 100, बी की चाल आ गई 4 मीटर पर सेकंड। मुझे बताओ 4 मीटर पर सेकंड से वो 10 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगा, तो आप कहेंगे 10 सेकंड में वो 40 मीटर की दूरी तय कर लेगा, और वो 40 मीटर की दूरी यही तो होगी। भाई 10 सेकंड में ये दूरी कवर करी गई है, और यही आपसे पूछी गई कि कितनी दूरी तय कर लेगा, तो 40 मीटर की दूरी तय कर लेगा। देखो दौड़ चैप्टर पहले अगर हम 2019 से पहले जाएं तो रेयर चांस थे कि यहां से प्रश्न आता था, पर अब एग्जाम में यहां से प्रश्न आ रहे हैं, तो आप कहीं भी पढ़ें
पर दौड़ चैप्टर को जरूर कंप्लीट कर लेना, ये छोड़ना नहीं है। इसमें ज्यादा से ज्यादा 50-100 प्रश्न होंगे जो बार बार रिवाइज हो रहे हैं। अब अगर प्रश्न कम समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में भी लिखें भाई। देखो देखेंगे तीसरा प्रश्न, ये भी बढ़िया प्रश्न है तीसरा, करेंगे खुद से करने की कोशिश करेंगे तीसरे प्रश्न को। ये कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्ष में स्वतः नहीं है, यहां स्वयं होगा। यहां थोड़ी लिखने में गड़बड़ हुई है, स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, उसी दर से यह कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। देखो चक्रवृद्धि ब्याज से जब भी प्रश्न आता है तो ये अपने आप की पावर में बनती है संख्या। उसने कहा है 10 वर्ष में कितने गुना, 2 गुना। 10 वर्ष में 2 गुना। आपसे पूछ रहा है कितने वर्ष में 4 गुना। 4 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 2। भाई 4 को आप लिख सकते हैं 2 की घात 2। तो जो भी यहां समय दिया हो उसकी गुणा पावर में कर देनी है। तो बस 10 गुणा 2, तो उत्तर कितना आ गया, 20 वर्ष आ गया, जो क्या है आपका आंसर है। कौन सा दिया, ऑप्शन नंबर ए दिया है। देखो इस प्रश्न में ये मानो कि 15 प्रश्न तो आसान थे इस पेपर में, जो भी आपका पेपर में करा रहा हूं। इसमें 5 प्रश्न पेपर ऐसे थे जो थोड़े ठीक ठाक लेवल के थे। देखो इसका एक प्रश्न मैं यहां फिर से लिखे ले रहा हूं। जैसे मानो यहां कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्ष में 2 गुनी। अगर यहां 2 गुनी नहीं होकर ऐसा भी आ सकता है कि 5 गुनी हो जाती है। जब यहां 5 गुनी है तो याद रखना यहां 5 की पावर में संख्या मिलेगी, वो 4 गुनी नहीं पूछेगा, 5 की पावर में। जैसे मैं आपसे पूछता हूं 125 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी, तो आपका काम था। दूसरा प्रश्न मैंने बना लिया है, आपको बताता हूं। उसने कहा कि 10 वर्ष में कितने गुनी, 5 गुनी। 10 वर्ष में 5 गुनी। और भाई जो सॉल्यूशन की पीपीटी पीडीएफ है मैं टेलीग्राम के ग्रुप में डाल देता हूं, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना, डाउनलोड भी कर सकते हैं वहां से इन्हें। और टेलीग्राम का जो ग्रुप का लिंक है वो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। देखो ये कह रहा है 10 वर्ष में 5 गुनी, और मैं आपसे पूछूं 125 गुनी। 125 को आप ऐसे लिख सकते हैं 5 की घात 3, और 5 की घात 3 बन गई तो बस 10 की गुणा 3 में 10 दिया, 30 वर्ष आ जाता फिर उसका उत्तर। कितना, 30 वर्ष आ जाता फिर उसका उत्तर। ठीक है, जो भी पावर बनती है बस उसकी सीधी गुणा कर लेनी है। देखेंगे चौथा प्रश्न, ये भी थोड़ा बढ़िया है। देखेंगे चौथा प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। अगर भी स्पीड ज्यादा हो क्वेश्चन कराने की तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, वरना प्रश्न को मैं बहुत धीरे धीरे से समझा रहा हूं, उम्मीद है कि समझ में आपकी में बढ़िया से आ रहे होंगे। 2 दिन में वीडियो आने का एक रीजन है कि खुद से प्रश्न टाइप करने होते हैं और देखने होते हैं कि कौन सा प्रश्न कितनी बार आया है, और जो ज्यादा बार आए हैं मैं वो प्रश्न करा रहा हूं। ऐसा नहीं एक बार आया उसके बाद लगातार 2-3 साल तक नहीं आया तो फिर वो प्रश्न मैंने छोड़ दिए हैं। जब ये जो ज्यादा प्रश्न आते हैं वो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद उन प्रश्नों को भी ले लेंगे। देखो प्रश्न कह रहा है कि ए किसी कार्य को 4 दिन में कर सकता है। इसका मतलब ए के आपके पास दिन है और चैप्टर बना है समय कार्य। चैप्टर बना है कौन सा, समय कार्य। इसने कहा है कि ए कितने दिन, 4 दिन, जबकि बी उसे 8 दिन में कर सकता है। अब एक बात क्लियर है कि उसका 2 गुना समय ले रहा है, तो इसका मतलब बी की क्षमता ए की क्षमता की आधी होगी। अब ये कह रहा है कि ए कार्य शुरू करता है, दोनों एकांतर, एकांतर का मतलब है कि एक दिन छोड़कर एक दिन काम करने आते हैं। एक दिन ए और दूसरे दिन बी, ये बात उन्होंने बता भी दी प्रश्न में। एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखो आपका काम है इनका एलसीएम लेना। इनका एलसीएम बना 8, 4 से काटेंगे 2 बार और 8 से काटेंगे 1 बार। जो नीचे आती है इनकी क्षमता आती है एफिशिएंसी, और ये आता है कुल कार्य यानी कि टोटल वर्क।
अब मुझे बताओ कि पहले दिन ए आएगा काम करने, ए कितना काम करेगा 2, दूसरे दिन बी आएगा कितना करेगा 1, तीसरे दिन फिर ए आएगा फिर 2, चौथे दिन फिर बी आएगा फिर 1। मुझे बताओ 2 और 3, 3 और 2 5 और 1 6, 6 काम हो गया है। पांचवें दिन फिर ए आएगा फिर वो 2 काम करेगा। अब देखो ये काम है, कितना काम कर दिया 8, काम था कितना 8, दिन कितने लग गए 5, कितने दिन लगे हैं 5, तो बस ये आपका आंसर है। अगर बड़ी संख्या में ये प्रश्न आता है तो उसका कैलकुलेशन करने का तरीका अलग है, अगर छोटी संख्या है तो ये तो जोड़ जोड़ के ही हो गया। एकांतर दिनों पे है कि एक दिन ए आया 2 कर गया, अगले दिन बी आया फिर 1 कर गया, अगले दिन फिर ए आएगा फिर 2 करेगा, इस तरीके से आपको काम कराना है। देखेंगे पांचवा प्रश्न, देखो पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। एक बस 60 मिनट में 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। देखो इससे आसान प्रश्न पेपर में नहीं आ सकता। उसने कहा 60 मिनट में 72 किलोमीटर। मुझे बताओ कि 72 किलोमीटर जाने में उसे 60 मिनट अर्थात 1 घंटा लगा होगा। भाई 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 60 मिनट का मतलब ही तो 1 घंटा है, 60 मिनट का समय लगता है। तो बस की चाल किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर ऊपर है प्रति घंटा नीचे, तो इसका मतलब बस की चाल कितनी होगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कौन सा ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर 4 दिया है, जो क्या है आपका आंसर है। अगर इसी को आपसे ये पूछ लेता कि उसकी चाल मीटर पर सेकंड क्या है, तो मैं ये आपको बता के चलता हूं कि अगर उसकी चाल मीटर पर सेकंड पूछी गई होती तो आप यही गुणा करते किसकी 5/18 की। देखो किलोमीटर की तरफ जाना है तो आप बड़ी संख्या की गुणा ऊपर लेंगे, और अगर छोटी संख्या की तरफ जाना है तो 5/18 लेंगे। 18 से काटेंगे, 18 चौक 72 और 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड। अगर मीटर पर सेकंड पूछी होती तो उत्तर आता 20 मीटर प्रति सेकंड, जो क्या है आपका आंसर बनता। देखो छठा प्रश्न, छठा प्रश्न भी थोड़ा सा बढ़िया है, देखेंगे छठा प्रश्न। देख रहे, एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 125 रुपए से 3 वर्ष में या 125 से 3 वर्ष में 216 गुना हो जाती है। मुझे बताओ राशि थी कितनी 125, हो कितनी गई 216 गुना। अगर 216 गुना हुई है 3 वर्ष में तो आप यहां क्यूब रूट निकाल दें। अगर समय 2 वर्ष होता तो आप स्क्वायर रूट निकालते, अगर समय 3 वर्ष है तो क्यूब रूट निकालेंगे। देखो ऊपर वाली संख्या तो 6 का क्यूब है, नीचे वाली संख्या 5 का क्यूब है, कितने का अंतर है 1 का, कितने का अंतर है 1 का, कितने पे 5 पे, गुणा 100। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, तो उत्तर कितना आ गया 20%। उत्तर कितना आ गया 20%, जो क्या है आपका आंसर है। अगर समय 2 वर्ष हो तो आप वर्गमूल करेंगे, और अगर समय 3 वर्ष हो तो आप घनमूल करेंगे। बस इतना बात याद रखना, इतनी बात याद रखना। मैं एक बार लिखे दे रहा हूं, पीपीटी आप डाउनलोड करेंगे वहां से आपको ये लिखित रूप में पहुंच जाएगा। लिखे दे रहा हूं, समय 2 वर्ष होने पर वर्गमूल समय 3 वर्ष होने पर घनमूल लेंगे। चलो करेंगे एक बार सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न, और देखो मेरी कोशिश रहती है कि बिना एक्स के ज्यादातर प्रश्न आपको कराए जाएं, बिना एक्स के ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपको कराए जाएं, क्योंकि एक्स पे तो प्रैक्टिस आप बचपन से करते आए हैं। बिना एक्स के जितने प्रश्न कर लेंगे, जितना आप मौखिक कर जाएंगे पेपर को, उतना ज्यादा बेहतर है। देखो अगला प्रश्न, देख रहे हैं दो संख्याओं के बीच का अंतर 1086 है। जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तो हमें भागफल के रूप में 6
और शेषफल के रूप में 6 प्राप्त होता है। इसका मतलब यदि मैं बड़ी संख्या को a माने ले रहा हूं और a में जब मैंने b का भाग दिया है, जब a में मैंने b का भाग दिया तो एक बात क्लियर है कि हमें भागफल के रूप में 6 आया है और शेषफल के रूप में 6 आया। तो एक बात क्लियर है कि अगर इसमें से मैं 6 घटा देता हूं और 6 से मैं यहां भाग कर देता हूं तो संख्या आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें आप एक बात याद रखना कि जब भी ऐसा प्रश्न आए कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाए और कुछ भागफल आ जाए और कुछ शेषफल आ जाए, तो आपका इसका एक सीधा तरीका है और जो आसान भी है। देखो डायरेक्ट तरीका बताता हूं। इसमें यहां लिखेंगे छोटी संख्या, बराबर अंतर माइनस शेषफल बटे भागफल -1। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा सब पे काम करेगा ये। अंतर कितने का है? 1086 माइनस शेषफल कितना है? 6। भागफल कितना है? 6। 6 में से गया तो बन गया 1080 बटे 5। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 और 5 छिक्के 30, तो संख्या आ गई 216। मुझे एक बार बताओ कि छोटी संख्या अगर 216 है तो आप बड़ी संख्या निकाल सकते हैं। बड़ी संख्या क्या होगी कि अंतर को जोड़ दीजिए अब इसमें। 1086 प्लस 216, 6 और 6 12, 8 9 और 1 10 की भाई 8 9 और 1 10 की 0, यहां 1 आ जाएगा, इसका मतलब 1 0 2 आ रहा है, 2 और 1 3 आएगा यहां, यानी कि संख्या आ गई 1302। 1302 कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन नंबर डी आ गया। बस कैलकुलेशन करनी है, छोटी संख्या कभी भी निकालनी हो अंतर माइनस शेषफल बटे भागफल -1 लगा देना, सब पे काम करेगा। और मैंने केवल इस प्रश्न में नहीं, मैंने इससे अलग 3-4 प्रश्न और लगाए हैं, आने वाली वीडियो में मैं आपको कराऊंगा। ये ऐसे प्रत्येक प्रश्न में काम करता है जहां आपको अंतर दिया हो, भागफल दिया हो और शेषफल दिया हो, और फॉर्मूला रहेगा छोटी संख्या बराबर अंतर माइनस शेषफल बटे भागफल -1। देखेंगे 8वां प्रश्न आपके लिए। 8वां प्रश्न एक रहे, ए और बी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर कितने दिन में? 20 दिन में। तथा बी और सी मिलकर समान कार्य को 100 दिन में कर सकते हैं। बी और सी समान कार्य को कितने दिन में? 100 दिन में। यदि बी अकेला समान कार्य को 140 दिन में, इसका मतलब बी का और दे दिया 140 दिन। आपका काम है एलसीएम लेना। 140 और 100, 100 में डबल जीरो है, 140 में एक जीरो, इसका मतलब क्या है कि गुणा 5 ले लेते हैं, 14 पंजे 70, एलसीएम ले लेते हैं 700। अब देखो जब इससे काटेंगे, जीरो से जीरो जाएगी तो ये 35 बार कटेगा, 100 से काटेंगे 7 बार कटेगा और 140 से काटेंगे तो 5 बार कटेगा। इसका मतलब बी की क्षमता क्लियर है कि वो 5 है। मुझे बताओ यहां बी और सी दोनों हैं, तो यहां से मैं सी की क्षमता 2 ले सकता हूं क्योंकि दोनों की क्षमता 7 है। और अगर ए और बी का मान 35 है जिसमें बी का मान 5 है, तो क्या ए का मान 30 होगा? क्या ए का मान 30 होगा? और अगर ए का मान 30 है तो कर दें कंपेयर। ये पूछ रहा है ए और सी मिलकर, ए और सी मिलकर मुझे बताओ 700 काम है, इसे करने ए और सी आते हैं, तो ए की क्षमता 30 है और सी की क्षमता 2 है, तो दोनों की क्षमता 32 हो गई। काटते हैं इसे, 8 से काटेंगे, 8 चौक 32, 8 से नहीं 4 से काटते हैं, 4 से संख्या कटेगी आसानी से, 4 अट्ठे 32,
4 एकम 4, बचे कितने 3, 30 हुआ, 4 सत्ते 28, बचे 2, 4 पंजे 20, 175/8 आ गया। 175/8 कौन सा ऑप्शन दिया? पहला ही ऑप्शन दिया, जो क्या है आपका आंसर है। देखो यहां कुछ स्टूडेंट ने गलती ये करी होगी, 2 की गुणा कर दी होगी। 2 की गुणा मेरे भाई जब करनी है जब पेयर पूरा कंप्लीट हो, जब पेयर पूरा कंप्लीट हो। ए के साथ बी आए काम करने, बी के साथ सी आए और सी के साथ ए आए। अभी यहां सी के साथ ए नहीं आया, इसीलिए 2 की गुणा नहीं करनी है। 2 की गुणा बिल्कुल नहीं करनी है, पेयर कंप्लीट होने पर ही हम 2 की गुणा करेंगे। देखेंगे अगला प्रश्न। देख रहे, एक पंचायत चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे, तो माने ले रहे हैं ए और बी। उम्मीदवार ए को 42%, उम्मीदवार ए को 42%। मुझे बताओ जब ए से 42% तो क्या इसे 58% मिलेंगे? जब एक को 42% मिलेंगे तो दूसरे को 58 मिल गए, क्योंकि 100 में से ही बंटवारा होना है। 42% मत मिले और बी से 8000 मतों से हार गया। मुझे बताओ बी से 8000 मतों से हारा है, प्रतिशत में से हार जीत कितने से मेरे भाई? तो आप कह रहे हैं 8 इसे ज्यादा मिले 8 इसे कम मिले, इसका मतलब हार जीत है 16 से। अब प्रश्न में हारने वाले के पूछे तो गुणा में 42, जीतने वाले के पूछे तो 58, और अगर कुल पूछ ले तो गुणा में 100 लिखेंगे। ये पूछ रहा है मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? मतदाताओं की कुल संख्या तो 100 है। 16 पंजे 80, 5 के आगे 1 2 3, बस 3 और 4, 4 जीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ गया, जो क्या है आपका आंसर है। इलेक्शन वाले पहले थोड़ा सा लेवल ठीक ठाक के प्रश्न आते थे, पर फिलहाल में एग्जाम में प्रश्न नहीं आए हैं। आप देख रहे हैं कि इलेक्शन वाला मैंने 10 से 11 वीडियो बनाई है अभी तक, किसी भी प्रश्न में इलेक्शन वाला प्रश्न ठीक ठाक लेवल का नहीं पूछा गया, बेसिक प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, 2 क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद रूपा को 1619 रुपए 20 पैसे में एक ड्रेस मिली, जिसका अंकित मूल्य 2000 था। मुझे बताओ 2000 से और मूल्य कहां पहुंचाना है? तो 1619 रुपए 20 पैसे पे, जिसका अंकित मूल्य 2000 है। यदि दूसरी छूट 8% हो, तो आप दूसरी छूट ना मान के पहली छूट ही मान लें 8%। मुझे बताओ जब इस पे 8% का बट्टा मिलेगा, तो आप कहेंगे 2000 का 8%, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं 160 का बट्टा। आप यहां ऐसे लिख सकते हैं ना, 2000 गुणा 8% का बट्टा आ गया, तो वैल्यू बनी कितनी? 8 दूनी 16, 160। मुझे बताओ 2000 पे 160 का बट्टा जाएगा, तो वैल्यू रह कितनी जाएगी? 1840। वैल्यू रह कितनी जाएगी? 1840। मुझे बताओ 1840 वाली वस्तु 1619 रुपए में बेचनी है, तो पहले यहां दशमलव लगा के 2 जीरो बढ़ाएंगे, तो 0.80 तो एक ही बच गया सीधा। 9 में से 9 गया 0, 3 में से 1 गया 2, और यहां बचे 8, 8 में से 6 गए 2। इसका मतलब ये क्लियर है कि 220 रुपए 80 पैसे का बट्टा मिला है दूसरा। तो आप ये कह सकते हैं ये भाई यही तो आपका बट्टा है। देखो पहली एमआरपी तो ये है, और जब क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं तो दूसरी एमआरपी ये है। इसका मतलब दूसरा जो बट्टा मिला होगा 220 रुपए 80 पैसे का कितने पे मिला होगा? 1840 रुपए पे गुणा 100। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ेंगे, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। इसका मतलब आपके सामने जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 2208, भाग कितने का? 184 का। मुझे बताओ कि अगर मैं 184 में गुणा 10 कर देता हूं, 1840 बन जाएगा। तो 10 तो उत्तर नहीं हो सकता,
अब एक बात क्लियर है कि 4 के पहाड़े में 8 कब आएगा 10 के बाद, तो 4 दूनी 8, यानी कि संख्या कटी होगी 12 बार। तो मैं इसे डायरेक्ट काट के 12 लिख दे रहा हूं। 12% का उसे बट्टा मिला होगा। 12% कौन सा ऑप्शन दिया? ऑप्शन नंबर डी दिया है, जो क्या है आपका आंसर है। क्योंकि 4 के पहाड़े में 2 पे आएगा भाई, 4 के पहाड़े में 5 पे नहीं आएगा, क्योंकि 4 की गुणा मैंने 5 में करी तो 4 पंजे 20, 0 बनेगी। यहां तो लास्ट में 8 है, और 8 कब आता है? जब 2 की गुणा करते हैं। तो 12 की गुणा, ये संख्या 12 बार कंप्लीटली कटी होगी। देखेंगे 11वां प्रश्न। दिख रहा है 16,000 रुपए पर 9 महीने में 20% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज त्रैमासिक देय है। देखो त्रैमासिक का मतलब क्या है कि 3-3 महीने पे ब्याज देता है, और अगर 3-3 महीने पे ब्याज देगा तो उसने एक वर्ष को कितने भागों में तोड़ दिया होगा भाई? एक वर्ष कितने भागों में टूट गया होगा? 4 भागों में। अगर वर्ष 4 भागों में टूटा है तो याद रखना त्रैमासिक की एक क्वालिटी है कि जब भी ये त्रैमासिक बोल दे तो समय में तो 4 की गुणा और दर में 4 का भाग करना है। समय है 9 महीना, और 9 में 4 की गुणा करेंगे, 9 चौक 36 माह। 36 माह को वर्ष में बदलेंगे तो 12 का भाग 12 तिया 36, कितना? 3 वर्ष। कितना? 3 वर्ष। दर है कितनी? 20%, और 20 में गुणा 1/4 करेंगे तो दर आ जाएगी आपकी 5%। दर कितनी आ गई? 5%। अब देखो हम डायरेक्ट कर सकते हैं प्रश्न को। अगर 3 वर्ष का है तो मैं इसे अनुपात से कर सकता हूं। 3 वर्ष के लिए अनुपात याद रखना 3-3-1 रहता है। 3-3-1, पहली संख्या 3 बार आनी है, दूसरी 3 बार आनी है, तीसरी 1 बार आनी है। मुझे बताओ इस 16,000 रुपए का मैं 5% निकालता हूं, जो कितना बनेगा? 1/20। 0 से 0 गई, 2 अट्ठे 16, इसका तो संख्या कटी 800 बार। तो 8 या 2400 तो 1 बन गई, प्लस 800 का फिर से 1/20, 0 से 0 गई, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 40 रुपए। इसका मतलब वैल्यू 40 1 बन गई, 40 थी 120 ही आ गया, गुणा 40 का फिर से 1/20 निकालेंगे, जो कितना आएगा? 2 रुपए आएगा। 2 एकम 2, ये बन गया। तो देखो 2400 और 100 2500, 2520 और 2 2522। 2522 कौन सा ऑप्शन दिया? ऑप्शन नंबर सी दिया, जो आपका क्या है? आंसर है। देखो अनुपात वाले तरीके से प्रश्न थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करनी आसान हो जाती है, और जैसे ही वैल्यू दशमलव में आनी शुरू हो कैलकुलेशन वहीं रोक दो और वहीं से कंपेयर कर लाओ। यहां तो सीधी सीधी संख्या दी थी, इसीलिए मैं कंपेयर कर लाया ना। ऑप्शन भी नजदीक थे भाई, 20 था, 24 था, 18 था और 22 था, तो नजदीक ऑप्शन दिए हैं, तो इसीलिए कैलकुलेशन हो जाती है यहां। देखो ये कह रहा है ए और बी की वार्षिक आय का अनुपात 5:3 है। ए और बी की वार्षिक आय का अनुपात कितना है? 5:3 है, तथा उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। तो लिखते हैं तथा उनके खर्च का अनुपात कितना है? 9:5। यदि उनकी बचत ये 1300 रुपए बचाता है, ये 900 रुपए बचाता है। देखो जब भी आय और व्यय का अनुपात दिया हो और इनके बचत का जो है मूल्य अलग अलग दिया हो या एक जैसा दिया हो, तो यहां वाला जब भी प्रश्न है आपको क्या करना है? इसकी गुणा यहां करनी है। 13 पंजे 6500, 9 निम्मा 8100। अंतर कितने का है? तो घटाए दे रहे हैं इसमें से भाई, 100 यहां बचे, 15 यहां बचे, तो अंतर आ गया 1600 का। और ये जो अंतर होगा ना, इस अंतर के बराबर होगा इनकी भी क्रॉस गुणा। 5 पंजे 25, 9 तिया 27। 25 और 27 में अंतर कितने का? 2 का। मतलब ये 2 की वैल्यू बराबर है 1600, तो 1 की वैल्यू बराबर कितनी?
800। एक की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 800 के। और अगर एक की वैल्यू बराबर 800 के है, आपसे पूछा क्या है? उसने पूछा है एक ही आय कितनी है। एक ही आय कितनी है? 5 रुपए। तो बस इसकी गुणा 5 में, 8 पंजे 40, 4000 आ गया आंसर है। 4000 आ गया। कौन सा ऑप्शन दिया? ऑप्शन नंबर ए दिया है, जो क्या है आपका आंसर है। क्या करना है? अनुपात बनाना है और कंपेयर कर लानी है। इसका एक दूसरा तरीका यह भी है कि आप इसे x मान के कर लें। लिखे दे रहा हूं सॉल्यूशन को भी। 5x, b क्या है? 3x। ये a है, ये b है। अब इन्होंने क्या किया कि इसने 1300 बचाए, इसने 900 बचाए। अगर मैं आय में से इनकी बचत घटा देता हूं तो इनके खर्च का अनुपात आ जाएगा, तो इनके खर्च का अनुपात हो जाएगा। तो बस यहां से आप कैलकुलेशन कर लेना। यहां से आप कैलकुलेशन करोगे, उत्तर आ जाएगा। यहां से भी, यहां से x की वैल्यू आएगी, उसकी गुणा 5x में कर देना। x का मान 800 ही आएगा। 800 गुणा 5 में करेंगे, 8 पंजे 40, उत्तर वही आएगा। देखो 13वां प्रश्न। हीरे की एक अंगूठी 5,94,320 रुपए में बेची जाती है। ये कौन सा मूल्य हुआ? विक्रय मूल्य। बेची जाती है। तो एक महिला को 5% की हानि होती है। इसका मतलब ये 5% हानि की वैल्यू है, तो ये 95 की वैल्यू है। इसे किस कीमत पर बेचा जाए ताकि उसे 25% का लाभ हो? ऐसे प्रश्न में एक बात याद रखना, पहली क्रिया का तो भाग करना है और दूसरी क्रिया की गुणा करनी है। और एसएससी का ये वाला टाइप फेवरेट है, जब वस्तु एक बार बेच दी हो और दोबारा बेची जा रही हो। इंपोर्टेंट लगा देना, बढ़िया प्रश्न है ये। मानो हर दूसरे पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा। संख्याएं नहीं होंगी, बस उसमें एक क्लियर क्लियर बात होगी कि पहले बेच दी होगी और दोबारा बेचने की कल्पना करेगा। याद रखना, जब वस्तु एक बार बेच दी हो और जब वस्तु एक बार बेच दी और दोबारा बेची जा रही हो, तो पहली क्रिया का भाग, भाग में क्या करना है? हानि है तो घटा के लिखना है और लाभ है तो जोड़ के लिखना है। संख्या 5 से कट जाएंगी, 5 से इसी को काटते हैं। 5 से गई 19 बार। 5 एकम 5, बचा कितना? 1। 5 एकम 5 और 5 एकम 5 फिर से बचे 4, 44 हुआ। 5 अट्ठे 40, बचा 4, 43 हुआ। 5 अट्ठे 40, 42 हुआ। 5 चौका 20 और भाई 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 44 हो जाएगा। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 3 बचेंगे और बचेंगे 3, 32। फिर से काटते हैं इसे। 5 एकम 5, एक बचा, सॉरी 5 एकम 5 बचे कितने? 4, 44 हो जाएगा। 5 अट्ठे 40, फिर 4 बचेंगे, 43 होगा। 5 अट्ठे 40, फिर 3 बचेंगे, 32 होगा। 5 छिक्के 30 और बचे कितने? 2, 5 चौका 20, 19 से फिर काटते हैं इसे। 19 छिक्के 19 पंजे 95, 19 छिक्के 114, 114, 4 बचेंगे, 48 होगा। 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, बचेंगे कितने? 10, 106 हो जाएगा। 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, बचे कितने? 19 छिक्के 114 गुणा 125। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है, लास्ट में 5 की घात 3 बना है और मेरे हिसाब से ये संख्या 8 से कट रही है। भाई 8 या 24, 8 दूनी 16 कट रही है। इसका मतलब 8 यानी कि 2 की घात 3 और 5 की घात 3, 2 की घात 3 और 5 की घात 3 मतलब 125। 125 गुणा 8 करेंगे, 1000 बनेगा। 1000 का मतलब एक ऐसा ऑप्शन जिसमें लास्ट में 3 जीरो हो, एक ऐसा ऑप्शन जिसमें लास्ट में 3 जीरो। बस ये आंसर है, सी आंसर आ गया। गुणा कर लेना, 6556 की 125 में इतना ही आएगा। कितना आएगा? 7,82,000 रुपए। करेंगे 14वां प्रश्न, बढ़िया प्रश्न है 14वां।
देखो ये कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 31% और 9% भोजन और कपड़ों पर खर्च करता है। भोजन और कपड़ों पर खर्च करता है कितना? 31% और 9%। इसका मतलब मैं लिखे दे रहा हूं कि भोजन पर खर्चा 31%, कपड़ों पर खर्चा कितना? 9%। कुल मिला के उसने 40% खर्च कर दिए हैं। और कह रहे शेष का 1/3 बच्चों की शिक्षा पर। शेष कितना बचा है? 60%। मुझे बताओ 60 का 1/3 निकालेंगे तो 20 आएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं +20। +20 यहां लिखते हैं। 20% किस पर कर दिया उसने? बच्चों की शिक्षा पर। तो कह दे रहे हैं कि शिक्षा पर कितना खर्च कर दिया उसने? 20% खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 4500 रुपए बचाता है जो भोजन, कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च किए जाने वाले खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है। अब देखो ये खर्च हो गया यहां तक, शेष राशि बची है 40 और उसने कहा 40 के शेष राशि के आधे के बराबर है। शेष राशि कितनी बची है? 40। 40 का अगर मैं आधा निकालता हूं तो क्या 20 आएगा? इसका मतलब जो 4500 वैल्यू है वो 20 की है। पूछ क्या रहा है? तो उसकी मासिक आय कितनी है? तो मासिक आय तो 100 है। 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे 00 आएगी, 5 पंजे 25, 5 चौका 20 और 2 22, यानी कि 22,500, 22,500। कौन सा ऑप्शन दिया? ऑप्शन नंबर ए दिया है, जो क्या है आपका आंसर है। बस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना था, कैलकुलेशन तो आप कर ही देते फिर उसकी। देखेंगे 15वां प्रश्न, ये भी थोड़ा सा बढ़िया है। 15वां प्रश्न, और भी 1 घंटा अगर आप वीडियो पर दे रहे हैं तो इसका यह फायदा है कि आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है यदि आपने गणित पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैं आपको पेपर वाले प्रश्न ही करा रहा हूं कि आपका प्री एग्जाम यहां से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी एडवांस गणित की बात रही तो उसके प्रश्न उसके मैं टॉपिक वाइज टॉपिक कराऊंगा आपको फिर उसका। देखो ये कह रहा है यदि 90 को 2:3 के अनुपात में बांटा जाता है तो दोनों भागों का मान क्या होगा? ये तो आपने कर ही दिया होगा। 90 को 2:3 में बांटना है, 2:3 में बांटना है, इसका मतलब वैल्यू कितनी बन गई? 5। 5 से काटेंगे 18 बार, बस 18 गुणा कर दो, 18 दूनी 36 और 18 तिया 54, यानी कि 36 और 54। आगे कौन सा ऑप्शन दिया? ऑप्शन नंबर सी दिया है, जो आपका क्या है आंसर है। कभी कभार इसमें अंतर पूछ लेता है तो देखो दोनों में अंतर कितने का है? इनमें 1 का, तो 18 के गुणा आप 1 में कर देते तो अंतर कितने का आ जाता? संख्याओं में 18 का आ जाता। अगला प्रश्न बढ़िया है कि जो एसएससी के एग्जाम में तो पूछा ही है, बाकी इससे अलग उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में ऐसा प्रश्न हमेशा पूछा जाता है रीजनिंग में। वीडियो का पेपर आ रहा है वहां भी यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। देख रहे 3 घंटे अनुपात, यह अनुपात का सिंबल है यहां। 3 घंटे अनुपात 1 दिन का सरलतम रूप क्या होगा? देखो 3 घंटे अनुपात 1 दिन, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। देखो दोनों की यूनिट एक जैसी बनानी है। 1 दिन को आप ऐसे लिख सकते हैं 24 घंटे। 3 से काटेंगे कितनी बार? 8 बार, तो 1:8 आ जाएगा। 1:8, 1:8। कौन सा ऑप्शन दिया है? सी ऑप्शन दिया, जो क्या है आपका आंसर है। देखो अगला प्रश्न, ये भी थोड़ा सा बढ़िया है। ये कह रहे एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5,000 था। एक कुर्सी का अंकित मूल्य कितना था? 5,000। दुकानदार इसे 20% की छूट, दुकानदार इस पर 20% की छूट दे रहा है, लेकिन आगे सौदेबाजी करने पर वह क्रमागत छूट देने पर सहमत हो गया और अंत में कुर्सी
₹3600 की बेच दी तो उसके द्वारा दी जाने वाली छूट कितनी थी? तो शायद ये तो अभी लास्ट वीडियो में भी कराया था, इसी के जैसा प्रश्न था। मुझे बताओ कि 5000 से वैल्यू बनी है 3600। मुझे बताओ कि अगर मैं इसमें ऑप्शन लेता हूं ए 10%, तो 5000 का 10% निकालेंगे 500, वैल्यू कितनी रह जाएगी? 4500। सॉरी, 20% का बट्टा दिया गया। पहला बट्टा 20% का है, तो इसमें 20% का बट्टा देंगे तो वैल्यू कितनी रह जाएगी भाई? 500 का 20%, 5000 का 20% निकालेंगे तो 1000 आ जाएगा। इसका मतलब 1000 का बट्टा चला गया तो वैल्यू रह कितनी गई? 4000। मुझे बताओ 4000 वाली 3600 में जानी है, इसका मतलब दूसरा बट्टा 400 होगा। दूसरा बट्टा 400 हो गया, और दूसरा बट्टा 400 का है, और 400 का बट्टा जो दिया गया होगा वो 4000 क्योंकि नई एमआरपी भाई पहली वस्तु के लिए एमआरपी ये है और दोबारा के लिए एमआरपी ये है। 4000 गुणा 100, 1 2 3, 1 2 3, 4 से काटेंगे 10 बार, तो इसका उत्तर कितना आ गया? या उसे बट्टा जो दिया है वो 10% का है, जो क्या है आपका आंसर है, पहला ही ऑप्शन दिया है। 18वां प्रश्न, देख रहे हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले को 75 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में डाला जाता है। देखो, अगर गोले का शंकु बनाया गया तो इसका मतलब इसके आयतन बराबर होंगे। यदि शंकु तथा अर्धगोले के आयतन बराबर हैं, ये बात उन्होंने बोल भी दी, तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी? देखो, पहला काम है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन रहता है आपका, शंकु का आयतन है, लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया तो शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन है 2/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, इसका मतलब आर स्क्वायर एच बराबर कितना आ गया? आर क्यूब। और ये मैं अलग अलग आर लिख ले रहा हूं क्योंकि ये आपका दोनों की त्रिज्या अलग अलग है। आर स्क्वायर, भाई आर स्क्वायर नहीं पता तो मैं कह सकता हूं कि त्रिज्या तो हमसे पूछी है, तो आप कह सकते हैं आर स्क्वायर बराबर आर क्यूब। छोटे वाले आर कितना? भाई अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 5, 5 का क्यूब कितना? 125 बटे ऊंचाई, ऊंचाई कितनी? 75। 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 या 75, यह है आर स्क्वायर। आर की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। 3 का भाग करेंगे 1.66 आया, और इसके ऊपर रूट लगाएंगे भाई, 5 पंजे 25 पंजे 125, और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 1 से तो ज्यादा ही आएगी, और 1 से ज्यादा आएगी तो सारे ऑप्शन 1 से ज्यादा में दिए हैं। आर की वैल्यू यहां से अंडर रूट कितनी आ जाएगी? 1.66। इसका मान लगभग में लिखे देना है, अगर ये 16 होता 1.8, 1.8, 1.4, सारे ऑप्शन नजदीक दिए हैं तो इसकी कैलकुलेशन तो थोड़ी सी करनी पड़ेगी। 1.8, भाई 8 तो नहीं हो सकता क्योंकि संख्या दो से भी कम है, और 2 से भी कम है, तो लगभग उत्तर आएगा 1.2 के आसपास का। ऑप्शन बी लगाते हैं इसका आंसर। चलो देखते हैं 19वां प्रश्न। ठीक है, एक महिला क्रय मूल्य पर 20% लाभ पर चीनी पर बेचने का दावा करती है और वास्तविक माप से 30% कम वजन का उपयोग करती है। देखो, ऐसा प्रश्न पहले भी एग्जाम में आया है। देखो, 20% लाभ पर बेच रही है, इसका मतलब 1000 वाली वस्तु 1200 में। भाई अगर मैं वस्तु की बात नहीं कर रहा, मैं मात्रा लेके चल रहा हूं, 30% वजन कम तोल दिया, इसका मतलब दिया कितना? 700।
तो आप ये कह सकते हैं 500 की बेईमानी हुई है कितने पे? 700 पे। 500 की बेईमानी कितने पे? 700 पे। ये वाली दोनों जीरो गई, बना कितना? 500/7। 7×7 = 49, बचेगा कितना? एक जीरो हो जाएगी। 7 एकम 7, 71.4 आ गया, 71.4 आ गया, जो क्या है आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी दिया है। देखो 20वां प्रश्न, 20वां प्रश्न देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है? तो इस बात को आप नोट करके लिख लेना कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक के स्थान पर 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर अंक 2, 3, 7, 8 कभी भी इकाई अंक के स्थान पर नहीं आते हैं। यह बात आप नोट करके लिख लेना, क्योंकि जब आप 1 का वर्ग करते हैं तो 1 आता है, 2 का वर्ग करते हैं तो आप 4 आता है, 3 के वर्ग में 9 आएगा, 4 के वर्ग में 16 में इकाई अंक 6 आएगा, 5 का वर्ग 25 इकाई अंक 5 आएगा, 6 का वर्ग 36 इकाई अंक फिर 6 आएगा, 7 का वर्ग 49 फिर 9 आएगा, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। तो आप देख पा रहे हैं, देखो 1 2 बार आ गया, 4 2 बार आ गया, और ये वाला 9 2 बार आया, ये 6 2 बार आया, ये 5 1 बार आया। सारे अंक आ रहे हैं, पर कौन कौन से अंक नहीं आए इकाई के स्थान पर? 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आते हैं। तो इस बात को आप नोट करके लिख लेना कि अंक 2, 3, 7, 8 कभी भी किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक के स्थान पर कभी नहीं आएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आए होंगे, और भी जो आप वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलेंगे इसी मेहनत के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार।